हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे पीएचडी एडमिशन की। कहाँ पे? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 जो साल है खत्म होने वाला है और 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुके हैं। तो जिन लोगों को 2025 में किसी भी कोर्स में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, उनके लिए एडमिशन है ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो अप्लाई करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन की। पीएचडी के ना दो इनटेक रहते हैं, ठीक है। एक रहता है समर इनटेक, एक रहता है स्प्रिंग इनटेक। तो अभी समर इनटेक तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन है जो पीएचडी में चल रहे हैं, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। पीएचडी के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। एलपीयू एडमिशन 2025 की कंप्लीट गाइड रहने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, क्योंकि आपको मैं एक एक जो पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ए टू जेड बहुत ज्यादा डिटेल में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या रहने वाले एलपीयू में एडमिशन आपको पीएचडी में क्यों लेनी है, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ हमको ये वीडियो देखनी चाहिए, एलपीयू में एडमिशन लेने का हमको फायदा है या नहीं है। उसके बाद जो हम अगली चीजें डिस्कस करने वाले सारे पॉइंट, सबसे पहले एलपीयू का जो पीएचडी एलपीयू नेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, एलपीयू नेस्ट एग्जाम क्या होता है, पीएचडी के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम मैंडेटरी है या नहीं है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, एलपीयू नेस्ट की कितनी फीस रहेगी, बेनिफिट्स क्या रहेंगे अगर हम एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं, या उसके अलावा कौन कौन से एग्जाम हमको देने पड़ेंगे, एलपीयू नेस्ट की जो फीस, जो एलपीयू में पीएचडी की फीस कितनी है, एलपीयू में पीएचडी कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो पीएचडी में ऑफर किए जाते हैं, कंप्लीट लिस्ट आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद ठीक है फ्लेक्सी कोर्स वर्क, यहाँ के ऑप्शन है, फ्लेक्सी कोर्स वर्क होता क्या है, क्या क्या ऑप्शन मिलती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस और मतलब अटेंडेंस की क्या पॉलिसी है, यहाँ पे पीएचडी के क्या रूल्स हैं, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है या नहीं, जैसे कि फेलोशिप्स वगैरह मिलती है या नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे है जो आप एलपीयू में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे की पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ कि एलपीयू में आपको पीएचडी क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला जो मेन पॉइंट तो है यहाँ की भाई फीस। तो अगर आप कोई भी एलपीयू नेस्ट के किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे जो फीस है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से सबसे कम फीस देखने को मिलेगी, सिर्फ 50,000 पर सेमेस्टर की फीस आपकी यहाँ पे लग रही है, जिसके ऊपर भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। तो मतलब आपकी फीस यहाँ पे एज लो एज कितनी 25,000 रुपीज पर सेमेस्टर रह सकती है। उसमें भी आपको एडिशनल ऑफर ये मिलता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो दी जाती है अगर आप फेलोशिप वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपको ठीक है आपको जो तनख्वाह मिलेगी, जिसको आप कहते हैं मतलब सैलरी वगैरह मिलेगी, उससे आपकी जो फीस है और ज्यादा कम हो जाएगी, तो वो भी एक अलग बेनिफिट है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको कोर्स वर्क की ऑप्शन है वो भी फ्लेक्सी कोर्स वर्क की ऑप्शन मिलती है, मतलब कोई भी अगर बिजी है, ठीक है, आपको 2-3 ऑप्शन दी जाती है, उनमें से आप कोई भी चूज करके अपनी पीएचडी है जो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब आपको फुल सपोर्ट दी जाती है। उसके बाद जो एलपीयू है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में रैंक कर दी गई है, ठीक है। नैक का ए प्लस ग्रेड मिला है, नैक का ए प्लस मिनी नैक का ए प्लस प्लस ग्रेड मिला है, जिसको मतलब जिसका जो स्कोर है वो 4 में से 3.68 स्कोर आया, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। मतलब यहाँ पे आपको मतलब ऑल ओवर मोस्टली जो आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगी वो नैक की ए प्लस ग्रेड मिलेंगी, बट नैक की ए प्लस ग्रेड नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2025 के लिए जो एलपीयू नेस्ट की वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे एलपीयू पीएचडी जो स्प्रिंग टर्म है, ठीक है, एलपीयू नेस्ट देने के लिए उसके लिए कितने दिन बचे हैं? 2 दिन ही बचे हैं सिर्फ, ठीक है। 2 दिन 12 घंटे बचे हैं, तो लगभग 3 दिन का समय आपके पास और है। वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे हम एलपीयू नेस्ट की इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ओवरव्यू तो दे दिया है यहाँ पे कि आपको क्यों एडमिशन लेनी है। फीस काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 50,000 पर सेमेस्टर की फीस है, उसके ऊपर भी आपको एडिशनल 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे कि आपकी फीस एज लो एज 25,000 पर सेमेस्टर की हो जाती है। उसके एडिशनल आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाती है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में रैंक कर दी गई है, नैक का ए प्लस प्लस ग्रेड है, तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब आप यहाँ पे पीएचडी करने के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगली चीजें हम बात करते हैं। अगली चीज सबसे पहले क्या रहेगी एलपीयू का पीएचडी। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर जाके lpu.in सर्च कर लेना। जैसे आप lpu.in सर्च करेंगे, ये एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है, आपको जाना है एडमिशंस पे। एडमिशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स जैसे कि 12th के बाद 10th के बाद सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। हम क्या करने वाले हैं, डॉक्टरल प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, क्योंकि जो पीएचडी के प्रोग्राम्स है वो किस में आते हैं, डॉक्टरल प्रोग्राम्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे खोलेंगे तो एलपीयू नेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है आप पूरा रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब एलपीयू नेस्ट क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो एक नेशनल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराती है, जिसको हम बोलते हैं एलपीयू नेस्ट का एग्जाम, ठीक है।
जो भी पीएचडी के एस्पिरेंट्स है या ठीक है पीएचडी एस्पिरेंट्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है या स्टडिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो एलपीयूनेस्ट के पीएचडी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम है हर साल लिया जाता है, जिसमें हजारों बच्चे हर साल है जो एग्जाम देते हैं जो कि पीएचडी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सबने एग्जाम दे दिया तो सब यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम पूरा डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एलपीयूनेस्ट के बारे में पता लग जाएगी। उससे पहले मैं आपको एलपीयूनेस्ट बता देता हूं। अभी हमने ये तो देख लिया कि एलपीयूनेस्ट है जो हमको पीएचडी वाले प्रोग्राम्स के लिए देना पड़ता है, लेकिन बहुत बच्चों को ये डाउट आएगा कि भैया एलपीयूनेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आप चाहे तो यहाँ पे एलपीयूनेस्ट का पेज खोल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एलपीयूनेस्ट है जो आपको एलपीयूनेस्ट क्या है, एलपीयू का एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है और एडमिशन मिलती है। किसी किसी कोर्सेज में जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है, उसमें सिर्फ जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम है स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह काम करता है। बट किसी किसी कोर्स में जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम है वो कंपलसरी रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पीएचडी की बात कर रहे हैं तो पीएचडी में एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो एग्जाम है वो कैसे काम कर रहा है, एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू, मतलब आपको एंट्रेंस भी इसके बेस के ऊपर मिलेगी, जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एलपीयूनेस्ट है अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो ऑफर करता है, लेकिन पीएचडी के केस में अप टू 50% तक की ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको क्वालिफिकेशन देखनी है तो जैसे हम यहाँ पे देख लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैं फिजियोथेरेपी में इंटरेस्टेड हूँ तो एमपीटी के कोर्स है, ऐसे करके आपको यहाँ पे सारी डिटेल है जो देखने को मिल जाएगी, तो आप एलपीयूनेस्ट के पेज के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ठीक है एलपीयूनेस्ट के बारे में बता दिया क्या है। अब बात आती है कि एलपीयूनेस्ट का एग्जाम मैंडेटरी है क्या नहीं, तो आंसर है यस, एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम है वो मैंडेटरी रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है, जिसमें एलपीयूनेस्ट आपको ठीक है पीएचडी प्रोग्राम के लिए गेटवे प्रोवाइड करेगा। तो एलपीयूनेस्ट है जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंपलसरी है पीएचडी वाले प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएचडी के लिए 2 टर्म्स होती है, ठीक है, समर टर्म और स्प्रिंग टर्म। अभी स्प्रिंग टर्म चल रही है, तो स्प्रिंग टर्म की जो एडमिशन है वो स्टार्ट है, ठीक है, जिसके लिए जो स्टार्ट हुई थी 16 सितंबर 2024 से। लास्ट डेट रहने वाली है 20 नवंबर 2024, ठीक है। तो सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा एलपीयूनेस्ट के एग्जाम का वो कैसे रहने वाला है, 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। रिजल्ट की बात करें तो 30 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू स्लॉट की बात करें तो इंटरव्यू का जो स्लॉट है, मतलब जो बच्चे एलपीयूनेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनको इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग के लिए टाइम मिला जाएगा। उनको मैसेज आ जाएगा कि आपका एलपीयूनेस्ट एग्जाम क्लियर है, आपको इंटरव्यू स्लॉट बुक करनी है। इंटरव्यू का जो स्लॉट आपका बुक होगा 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में बुक होगा। इंटरव्यू का जो शेड्यूल रहेगा, मतलब 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फिर आपका जो रिजल्ट है इंटरव्यू का वो 18 दिसंबर को दिया जाएगा। और फिर आपको लास्ट डेट ऑफ एडमिशन मतलब 18 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 31 दिसंबर से पहले आपको है जो अगर एडमिशन लेनी है तो अपनी फीस पेमेंट वगैरह करके अपनी पूरी एडमिशन है जो कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो एग्जाम है, आपका जो एग्जाम है, वैसे तो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट, मतलब कि 2 टाइप्स में कंडक्ट होता है, ऑनलाइन भी होता है, सेंटर बेस्ड भी होता है। लेकिन ये वाला जो शेड्यूल है ये आपका सेंटर बेस्ड टैक्सी होगा, तो ठीक है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत बच्चों को डाउट आएगा कि सेंटर्स कहाँ पे है, वो सब भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये सारा शेड्यूल आपको इस प्रकार ही चलेगा, तो इसी शेड्यूल को आप है जो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं, अगर हमने एलपीयूनेस्ट एग्जाम की बात कर ही ली है तो एलपीयूनेस्ट में आपको पता भी होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या आएगा। तो आप देखो मैं सारी आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पे जाना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे जाना है, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अब जो एलपीयूनेस्ट का पीएचडी के लिए प्रोग्राम है वो 2 पेपर्स में कंडक्ट किया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। टोटल टाइम है जो एग्जाम का क्या रहेगा वो 2 आवर्स रहेगा, जिसमें पेपर 1 में आपको आएंगे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, पेपर 2 में भी आपको आएंगे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल। उसमें जो पेपर 1 है वो किससे रिलेटेड रहेगा, पेपर 1 आपका रिलेटेड रहेगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से, ठीक है। बाकी आप पूरा जो सिलेबस है यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 है जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेगा, पेपर 2 आपके प्रोग्राम वाइज से रिलेटेड रहेगा, मतलब जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले चाहते हैं उससे आपका रिलेटेड रहेगा। और 2 पेपर में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट, अगर आपने यूजीसी नेट या ठीक है गेट का एग्जाम या जीपैट का एग्जाम दिया हुआ है तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। बट फिर भी अगर आपको सिलेबस देना है, अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे अगर आपको इंग्लिश का स्टेटस देखना है, सिलेबस देखना है, तो आप इंग्लिश के सिलेबस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा ऐसे करके सिलेबस है जो देखने को मिल जाएगा। तो वेबसाइट के लिंक्स वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस वगैरह देख सके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो जो है मतलब काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी बता दिया,
इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दिए। अब एलक्यूनेश के बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। जैसे कि अगर हम फीस एंड स्कॉलरशिप्स की बात करें, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना कि देखो फीस यहाँ पे, चलो यहाँ पे आपको आगे ही बताने वाला हूँ बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं यहाँ पे। चलो एलक्यूनेश की फीस की बात यहाँ पे आई गई है, तो एलक्यूनेश की फीस की बात भी कर लेते, तो आप फीस एंड स्कॉलरशिप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले चलो यही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो पीएचडी के प्रोग्राम है ऑफर किए जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, पीएचडी प्रोग्राम्स की ऑफर लिस्ट के ऊपर जाएंगे, ऑफर लिस्ट के ऊपर यहाँ पे आपको पूरी देखने को मिल जाएगी कौन कौन से पीएचडी के प्रोग्राम है जो एलपीयू में ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पीएचडी का एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद पीएचडी का आर्किटेक्चर बायो। तो आप जितने भी कोर्सेज मतलब मोस्ट फेमस कोर्सेज आप पीएचडी के रिलेटेड सोच सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको उस कोर्स बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है, तो आप पीएचडी के जैसे कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आपको एक एक इन्फॉर्मेशन है जो पीएचडी कंप्यूटर साइंस के बारे में डिटेल में दे रखी होगी, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम कोर्स वाइज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूं जिसमें मतलब सारी पीएचडीज कवर हो जाती है। तो ये है जो कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे ऑफर की जाती है। फीस एंड स्कॉलरशिप की बात करें कि कौन कौन सी मतलब कितनी कितनी फीस है यहाँ पे दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, यहाँ पे अगर आप कोई भी पीएचडी कर रहे हैं तो आपकी जो पर सेमेस्टर फीस है वो रहने वाली सिर्फ 50,000 रुपीज, मतलब किसी भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उससे सबसे कम फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब जो यहाँ पे है फीस इज एप्लीकेबल, ठीक है, एलक्यूनेश जो स्प्रिंग टर्म अपडेट है उनके लिए ये फीस गिवन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पीएचडी आप कर रहे हैं तो उसकी जो फीस आपकी कितनी रहने वाली है 50,000। उसके बाद मैं आपको अगली चीज जो बता रहा था कि अगर आप एलक्यूनेश का एग्जाम देते हैं तो उससे आपको अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपने एग्जाम दिया 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे कि अगर आप एलक्यूनेश की कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके बाद आपकी फीस रह जाएगी सिर्फ 25,000 रुपीज। एलक्यूनेश की कट ऑफ 2 में आते हैं तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 3 में आते हैं तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिल रही हैं। यही है एलक्यूनेश का बेनिफिट कि आपको यहाँ पे एडमिशन तो मिल ही रही है बट उसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा फीस भी कम मिल रही है। अब एलक्यूनेश की फीस की बात करें तो एलक्यूनेश की जो ऑफिशियल फीस है वो है 1000 रुपीज, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको मिलता है फ्लैट 20% का डिस्काउंट, जिसके बाद आपके लिए एलक्यूनेश की जो फीस है वो रह जाएगी सिर्फ 800 रुपीज। लेकिन एलक्यूनेश का एग्जाम देने से आपको जो बेनिफिट है वो आपको मतलब ऐसे मान लो कि 25,000 रुपीज पर सेमेस्टर तक का मैक्सिमम बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद अगर आपने इनमें से कोई एग्जाम दे रखा है, जैसे कि ठीक है नीट का एग्जाम, यूजीसी, गेट, जीपैट, इनमें से कोई एग्जाम दे रखा है, इनके बेसिस के ऊपर भी आपको 50%, 40% और 30% स्कॉलरशिप मिलती है। बट इनमें से आपको जो रैंक्स है वो काफी ज्यादा हाई चाहिए, जैसे गेट में आपके मोर देन 90% होने चाहिए, जीपैट में आपके 1 से 1000 के बीच में रैंक होनी चाहिए। तो आप मतलब बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए इन एग्जाम के बेसिस के ऊपर 50% स्कॉलरशिप लेना। बट एलक्यूनेश का अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपके पास एक फेयर चांस रहता है कि आप 50% तक की स्कॉलरशिप है जो क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन है, जो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप सारी स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन भी यहाँ पे देख पाए, ठीक है। प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, फीस की बात आपको मैंने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज है ना, जो 2 फेजेस में कंडक्ट किए गए हैं, एक है जो सारे कोर्सेज आते हैं पीएचडी के और एक आती है एग्रीकल्चर। तो जो भी कोर्सेज है एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आते उनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग रहता है और जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो अलग रहता है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, तभी आप एलक्यूनेश पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला रहता है कि जिनमें कैंडिडेट्स ने 55% मार्क्स से, ठीक है, अपनी मास्टर डिग्री पास कर रखी है, मतलब कि 2 साल की मास्टर डिग्री पास कर रखी है। उससे पहले आपने 3 साल की बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए, उसके बाद आपने 2 साल की मास्टर डिग्री कर रही है, मतलब टोटल 5 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपके मिनिमम 55% मार्क्स हैं, तब आप एलक्यूनेश एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो और एलक्यूनेश एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आपकी यहाँ पे एडमिशन है जो हो जाएगी। उसके अलावा, ठीक है, जिन लोगों ने अपना पहला ईयर कंप्लीट कर लिया, मतलब कि मास्टर डिग्री के 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने 4 साल की डिग्री कर रखी थी, तो वो भी एलिजिबल है एलक्यूनेश का पीएचडी वाला एग्जाम देने के लिए। अगर आपने 3 साल की डिग्री कर रखी है तो आपका जो 2 साल की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने बैचलर्स डिग्री 4 साल की कर रखी है तो आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद भी है जो एलक्यू पीएचडी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। दूसरा क्राइटेरिया आपको जो देखने को मिलता है, जो लेटेस्ट यूजीसी ने अप्लाई किया था पिछले साल ही, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट हो गया है कि जो डायरेक्टली बच्चे हैं पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये काफी अच्छा था जो यूजीसी ने पिछले साल फैसला लिया था। बट उसके लिए क्या है कि अगर कैंडिडेट ने मतलब 4 साल का अपना जो प्रोग्राम बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है किसी भी फील्ड में, रेलेवेंट फील्ड में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई, किसी भी फील्ड में अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है 4 साल की, तो और उसमें अगर आपके 75% मार्क्स है मिनिमम, तो आप, ठीक है, मिनिमम, और आपके पास
सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी टोटल 4 साल की डिग्री है जो कंप्लीट होनी चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास 3 साल की रेलेवेंट डिग्री है, जैसे कि मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर रखा है और मैं 3 साल से अब इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मैं अब डायरेक्टली पीएचडी अगर परस्यू करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली पीएचडी के प्रोग्राम में ले सकता हूं। लेकिन उसके लिए क्या है, 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपका जो 4 साल की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपको टीचिंग में होना चाहिए, या तो आप रिसर्च में होना चाहिए, या इंडस्ट्री में होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन उसके लिए भी आपको एलपीयूनेट का एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिलेक्शन बाद में होगी, बट यहाँ पे सिर्फ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। 5% जो रिलैक्सेशन है मिल जाती है जो बिलोंग करते हैं एचसी, एसटी या ओबीसी कास्ट को, उनके लिए 5% तक की रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद कुछ नोट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है कि अगर आपका एप्लीकेंट्स मतलब जो भी है पीएचडी प्रोग्राम में, अगर वो इंजीनियरिंग के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनकी जो डिग्री है वो वैलिड होनी चाहिए। रेलेवेंट डिग्री का मतलब क्या है कि अगर आप पीएचडी इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ एमटेक या एमई वाले बच्चे ले सकते हैं जो कि सीएससी में लेंगे। उसके बाद अगर आप पीएचडी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। एप्लीकेंट जिन्होंने एमसीए या एमएससी कर रखी है वो पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में लेंगे, ना कि पीएचडी इंजीनियरिंग है मतलब कंप्यूटर साइंस वगैरह में नहीं ले सकते, वो पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस का आप ध्यान रख सकते हैं। और अगला रूल अगर मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स डिग्री अपनी डिस्टेंस एजुकेशन से कर रखी है तो पीएचडी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता है। जैसे कि अगर आपने अपनी एमटेक है डिस्टेंस एजुकेशन से कर रखी है तो आप पीएचडी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद अगली बात करें, अगर आपने एप्लीकेंट्स ने कंप्यूटर सेक्रेटरी कोर्स है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मतलब आईसीएसआई से कर रखा है, मिनिमम 55% उनके मार्क्स हैं, तो वो भी पीएचडी के लिए एडमिशन, पीएचडी कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसी प्रकार से जिन्होंने अकाउंटेंसी मतलब कि आईसीए कर रखा और मिनिमम 55% मार्क्स है तो वो पीएचडी कॉमर्स में ले सकते हैं जिन्होंने सीए का कोर्स कर रखा है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, कैसे आप सिलेक्ट हो गए, अब आपने ठीक है आपका एलिजिबल हो, आपने एलपीयूनेट का एग्जाम दे दिया तो आप कैसे सिलेक्ट होंगे। तो जो बच्चे भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो आपके एलपीयूनेट के एग्जाम के बेसिस के ऊपर होंगे। जो फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है वो आपका 70% वेटेज रहेगी आपके एलपीयूनेट एग्जाम की, 30% वेटेज रहेगी आपके इंटरव्यू की। सबसे पहले आपका एलपीयूनेट एग्जाम क्लियर होगा, फिर आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे आपके 30% में से और एलपीयू के मार्क्स है जो 70% में से रहेंगे, ठीक है। और जो बच्चे एलपीयूनेट का एग्जाम नहीं देंगे, कुछ केसेस में है जिसमें आपको एलपीयूनेट के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो भी बताता हूं। उन बच्चों के लिए जो एलपीयूनेट का इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू रहेगा वही 100% वेटेज देगा कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, इंटरव्यू बेकार गया तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। और अगर जैसे एग्जामिशन मतलब कि एलपीयूनेट का एग्जाम किस कौन कौन जो एग्जाम कर सकता है उनके लिए बात है। एप्लीकेंट जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, मतलब यूजीसी नेट का, जेआरएफ का या नेट सीएसआईआरएफ का नेट का जेआरई का एग्जाम दे रखा है, गेट का एग्जाम दे रखा है, जीएपीटी का एग्जाम दे रखा है, या उन्होंने एमफिल का कोर्स है जो रेगुलर मोड में कर रखा है, वो सारे बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं कि एलपीयूनेट का एग्जाम है उनको नहीं देना पड़ेगा। बट उन बच्चों को भी जो एलपीयूनेट का इंटरव्यू है वो देना पड़ेगा, मतलब एलपीयूनेट फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। फाइनल सिलेक्शन आपका परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। जो एलपीयूनेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो एलपीयूनेट से एग्जाम्प्टेड है, उनका जो एग्जाम है वो 100% इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अगर आप एलपीयूनेट का एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको एलपीयूनेट का फॉर्म भर के एलपीयूनेट का जो इंटरव्यू है वो देना पड़ेगा, जिसकी वेटेज 100% रहेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम में आपका ये वाला जो क्राइटेरिया है वो वर्क नहीं करता है। एग्री की मतलब अगर आपने अपनी 4 साल की डिग्री कर रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आपको रेलेवेंट अपनी बैचलर्स और मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी और मास्टर डिग्री में आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप है जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी एलिजिबिलिटी और ठीक है, ये होगी आपकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस की बात। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग या सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगली बात आती है यहाँ पे हमारी कोर्स वर्क की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोर्स वर्क में है जो फ्लेक्सी कोर्स वर्क की ऑप्शन मिल जाती है, उसके बारे में भी सब आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स की, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सभी प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ये वाला जो फंड है वो एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले जो कोर्स वर्क है वो मैंडेटरी रहने वाला है। जितने भी पीएचडी प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं सबके लिए कोर्स वर्क मैंडेटरी रहेगा। जो कोर्स वर्क है उसके मिनिमम 14 क्रेडिट्स आपके लिए रहने वाले हैं। उसके बाद है जो कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो कोर्स वर्क है वो यूनिवर्सिटी में इनिशियल 1-2 सेमेस्टर में आके करना पड़ेगा। कोर्स वर्क में आपके टोटल 4 कोर्सेज रहने वाले हैं, जिसमें पहला कोर्स आपका रहेगा रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, दूसरे में आपका रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, थर्ड में आपका रहेगा एकेडमिक राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, फोर्थ में आपका रहेगा रिसर्च एंड सेमिनार।
मिनिमम 75% अटेंडेंस है जो आपको कोर्स वर्क में मैंडेटरी देनी पड़ेगी, मतलब आपको यूनिवर्सिटी विजिट करके कोर्स वर्क की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी और मिनिमम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। जो मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम में आपके कोर्स वर्क को पास करने के लिए वो रहने वाले हैं मिनिमम एग्रीगेट जो मार्क्स रहने वाले वो रहने वाले हैं 55%, और हर कोर्स में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप अपने जो कोर्स वर्क को पास कर पाएंगे। उसके बाद कोर्स वर्क में आपको ना, जो मैंने आपको बताया, फ्लेक्सी कोर्स वर्क की ऑप्शन मिलती है, 3 ऑप्शन मिलती है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 क्या है कि आप है जो कोर्स वर्क की क्लासेस हर एवरी वीकेंड को लगा सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग टर्म आपकी चलने वाली है जनवरी से अप्रैल तक, तो जो ऑटम टर्म आपकी रहती है वो चलती है अगस्त से दिसंबर तक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्प्रिंग टर्म की, तो आपकी जो ऑप्शन 1 रहने वाली है, हर वीकेंड को आप क्लास लगा सकते हैं, मतलब हर सैटरडे संडे को क्लास लगा सकते हैं जनवरी से अप्रैल तक, जो कि आपकी रहेगी सैटरडे को 3 से 6 बजे तक, संडे को आपकी 9 से 5 बजे तक ये क्लासेस है जो चलने वाली है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये रहती है कि नहीं भाई मैं हर वीकेंड को तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरे सारे वीकेंड वर्किंग हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा कि ऑप्शन 2 ले लूंगा, जिसमें जनवरी से अप्रैल में हर महीने सिर्फ 4, मतलब हर महीने 4 दिन जाऊंगा कोर्स वर्क की क्लासेस अटेंड करने, जो कि क्या रहने वाली है, मतलब 9 बजे से लेके 7 बजे तक आपकी रहने वाली है। और जो क्लासेस रहेंगे वो फिक्स रहने वाली है कि हर महीने के थर्ड वीक में, हर महीने के थर्ड वीक में थर्सडे से संडे 4 दिन, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन 9 से 7 बजे तक आपकी कोर्स की क्लासेस है जो चलने वाली है 4 दिन जनवरी से अप्रैल तक। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या रहती है कि आप यहाँ पे जो 15 दिन मतलब एक साथ क्लासेस लगाएंगे कि आप महीने में 4 दिन में नहीं जा सकते, आप कुछ और कर रहे हैं या फेलोशिप ले रहे हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप मतलब कि एंड में मई और जून में आप 15-15 दिन क्लासेस जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपकी मई या जून में आप 15 दिन क्लासेस जाएंगे। टाइम आपका रहेगा 9 से 7 बजे तक डेली, 15 दिन आप क्लासेस जाएंगे और आपका कोर्स वर्क है जो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन है कि आपके पास फ्लेक्सी कोर्स वर्क की ऑप्शन मिलती है जिसको आप चूज कर सकते हैं। कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तीनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर जैसे कि आपने ये ऑप्शन 2 चूज की, लेकिन ऑप्शन 2 चूज करने वाले सिर्फ 4 या 5 ही बच्चे हैं, तो ये ऑप्शन है आपके लिए कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लेक्सी वर्क की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो ऑप्शन आपको तभी दी जाएगी अगर ज्यादा बच्चे उस ऑप्शन को चूज करते हैं। किसी ऑप्शन में अगर सिर्फ 2 या 3 बच्चे, कम बच्चे चूज करते हैं, तो वो ऑप्शन को है जो कैंसिल कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और जो ऑप्शन 2 है उसके लिए आपकी थर्सडे और मतलब कि थर्सडे टू संडे ही क्लास लगेगी हर थर्ड वीक को 4th मंथ में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हर कोर्स वर्क से पहले आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोर्स वर्क की एग्जामिनेशन सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों ने यहाँ पे एमफिल का कोर्स है जो रेगुलर मोड में किया होगा, 55% उनके मार्क्स हैं और उनको मतलब कि बी ग्रेड मिला हुआ है यूजीसी की तरफ से, तो वो बच्चे हैं जो कोर्स वर्क से एग्जामिनेशन ले सकते हैं, मतलब उनको कोर्स वर्क करने की ऑप्शन रहेगी कि वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। भाई अगर हम एग्रीकल्चर के कोर्स वर्क की बात करें, तो एग्रीकल्चर में कोर्स वर्क है जो आपका मिलता है वो पीएचडी प्रोग्राम में क्या रहता है कि मैंडेटरी रहेगा, 2 सेमेस्टर में आपको 30 क्रेडिट मिलेंगे, दूसरे प्रोग्राम्स में सिर्फ 14 क्रेडिट है, लेकिन एग्रीकल्चर के कोर्स में ये 30 क्रेडिट्स है। तो मतलब कोर्स वर्क का जो इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर कोर्स में डबल है। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज है जो आपको 75% की मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मिनिमम जो सीजीपी आपकी रहने वाली है वो 6.5 आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी। ऊपर क्या था 55% मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे 6.5 सीजीपी है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 एकेडमिक टर्म्स चलने वाली है, जनवरी से मई तक चलने वाली है, ठीक है। वीक जो टाइम टेबल है वो आपको एग्रीकल्चर के हिसाब से फ्लेक्सी कोर्स वर्क की ऑप्शन नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको जो टाइम टेबल है आपको शेयर कर दिया जाएगा, मतलब आपको रेगुलर है जो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी अटेंडेंस है जो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपकी क्लोज जो आपकी मतलब की कोर्स वर्क की भी बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं अटेंडेंस एंड ड्यूरेशन की। तो बहुत बच्चों को डाउट आता है कि अटेंडेंस क्या रूल रहने वाले हैं। तो अटेंडेंस पॉलिसी यहाँ पे पहले से ही मेंशन्ड है, तो उस बात का खास ध्यान रखिए एडमिशन लेने से पहले कि जो पीएचडी वाले बच्चे हैं उनको कोर्स वर्क के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट करना मैंडेटरी है। 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सक्सेसफुल जब आपका कोर्स वर्क हो जाएगा तो उनको सुपरवाइजर वगैरह है जो दिए जाएंगे। सुपरवाइजर के साथ भी जो उनकी अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है कि जो शेड्यूल्ड उनका इंटरेक्शन स्लॉट रहेगा उनको उन पे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो इंटरेक्शन का स्लॉट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में हो सकता है, मतलब आप चाहे तो टीम्स पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। वो अपने सुपरवाइजर से आप डिस्कस करके कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपका ऑनलाइन मोड होगा वो आपकी एलपीयू में माई क्लास प्लेटफॉर्म पे आप अटेंडेंस कर सकते हैं। पीएचडी स्कॉलर्स है जिनको 75% मेंटेनेंस करके रखनी पड़ेगी एंड टर्म की प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब अगर आपकी 75% से कम है तो आप एंड टर्म प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद आपको बोनस अटेंडेंस और ड्यूटी लीव है वो आपको यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के हिसाब से मिल जाएगी। अगर आप कुछ और चीजों में जैसे कि फेलोशिप वगैरह में या कुछ और चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो चीजें आप वहां पे तब डिसाइड होंगी। उसके बाद ठीक है पीएचडी के रूल्स एंड होंगे, पीएचडी के रूल्स वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप प्रोसेस में आएंगे, पीएचडी रूल्स के ऊपर जाएंगे जहां पे आप आके
देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीएचडी की कैंडिडेसी कैसे मिलेगी, बहुत बच्चों के डाउट आ रहा होगा कोर्स वर्क क्या होता है, क्यों मिलेगी। तो पीएचडी की कैंडिडेसी लेने के लिए आपको जो कोर्स वर्क है ना वो क्लियर करना पड़ता है। अगर आप कोर्स वर्क क्लियर करते हैं तभी आपको यहाँ पे पीएचडी की कैंडिडेसी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको कोर्स वर्क है पास करना पड़ेगा, उसके बाद सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ आर्ट सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। उसमें आपको ठीक है जो अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, जिसमें कि जो लोग आपको जज कर रहे होंगे वो बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम रियल है या नहीं, और जो आप अप्रोच फॉलो कर रहे हो उससे कुछ सोल्यूशन आएगा या नहीं। ठीक है, तो आपको ये देनी पड़ेगी स्टेट ऑफ आर्ट सेमिनार में आपकी प्रेजेंटेशन बना के, जिससे कि आपको पीएचडी की कैंडिडेसी वगैरह मिलने वाली है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं वो सारे इंग्लिश में रहेंगे, सारी क्लासेस इंग्लिश में रहने वाली है। थीसिस की एवोल्यूशन आपकी जब इवैल्यूएशन होगी, जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका सुपरवाइजर आपको हेल्प करेगा। तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने इन शॉर्ट आपको सारे जो मेन रूल्स है वो बता दिए। उसके बाद बहुत बच्चों को डाउट आएगा कि भैया यहाँ पे कोई फेलोशिप वगैरह दी जाती है क्या, कौन कौन सी फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाती है। तो यस आंसर है कि यहाँ पे टीचिंग फेलोशिप है जो ऑफर की जाती है पीएचडी के स्कॉलर्स को। जो प्रेफरेंस है वो किनको दी जाती है, ठीक है, जिन्होंने एनईटी का एग्जाम दे रखा है या गेट का एग्जाम दे रखा है या जीपेट का एग्जाम दे रखा है, उन बच्चों को है जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मतलब की जो पीएचडी फेलोशिप के लिए ऑफर की जाती है। अगर आपको यहाँ पे टीचिंग फेलोशिप लग जाती है तो आपको पर मंथ 15,600 रुपए की फीस है जो मिलने वाली है, मतलब की सैलरी है जो मिलने वाली है। उसके बाद मिनिमम 6 क्रेडिट आपको 10 कॉन्टेक्ट सार आपको पर वीक अपनी कंप्लीट करने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम आपको 10 घंटे की क्लासेस है जो हर वीक में लगानी पड़ेगी। फेलोशिप का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है कि आफ्टर जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप रिसर्च स्कॉलर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे सबमिट करेंगे, सेंटर ऑफ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में अपने रिज्यूम के साथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स ने आए होंगे एप्लीकेशन, उनमें से वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन से बच्चों को फेलोशिप देनी है, कौन से बच्चों को फेलोशिप नहीं देनी है। टर्म्स एंड कंडीशन आप पूरी यहाँ पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बता दूंगा। उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो रिसर्च कॉन्फ्रेंसी ग्रांट आपको मिलती है। ग्रांट लेने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा यहाँ पे आप आके रीड कर सकते हैं। उसके बाद एलपीयू के अगर कोई एम्प्लॉइज पीएचडी कर रहे हैं तो उनके लिए जो 50% की फीस जो डायरेक्टली माफ हो जाती है, ड्यूटी लीव्स उनको मिल जाती है कोर्स वर्क के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको एज ए एलपीयू एम्प्लॉय मिल जाते हैं। ट्रैवल ग्रांट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कि अगर आपकी सीजीपीए 9 से ज्यादा है तो आपको ट्रैवल ग्रांट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मतलब कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है अगर अब्रॉड में तो आपको ट्रैवल अलाउंस मिल जाते हैं, वहां पे ट्रैवल करने के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। रिसर्च एंड पब्लिकेशन के भी आपको इंसेंटिव मिलते हैं कि अगर जैसे कि आपने किया तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। जैसे कि आपने स्कॉलरशिप इंसेंटिव की आपको यहाँ पे लगभग काफी ज्यादा इंसेंटिव है, तो सभी बच्चों को उतने इंसेंटिव है मिल जाते हैं। ये सारा कॉमन लिखा हुआ है, डिवाइड करके जो है वो आप डिटेल में यूनिवर्सिटी से कंफर्म करा सकते हो कि कितना इंसेंटिव है जो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपकी होगी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो गई। अब लास्ट पॉइंट आता है कि कैसे अप्लाई करें, सारी चीजों के बारे में बात तो हो गया। तो प्रोसेस में जाएंगे कैसे अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन रहती है एलपीयू पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले क्या है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में विजिट करना पड़ेगा, वहां जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, जो कि एक हेक्टिक प्रोसेस है। जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस रहने वाला है। घर बैठे बैठे आप अपना सारा प्रोसेस है जो कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। कैसा फॉर्म खुल जाएगा, जैसे अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे ना डायरेक्ट लिंक के सामने, तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको आपका नाम डालना है, ईमेल डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, अपना ओटीपी डाल के स्टेट सारी चीज डाल के आपको अपने आप को क्या कर लेना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपके जो ईमेल है उसके ऊपर आपको आपकी आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे फिर आएंगे लॉगिन के ऊपर, लॉगिन करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर आप एलपीयू का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑफिशियल फीस है 1000 रुपीज, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिसके बाद एलपीयू की फीस आपके सबके लिए हो जाएगी 800 रुपीज। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलपीयू का फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन से ही भरें। उसके साथ साथ आपको एलपीयू का फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भरने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप मेरे से भी सपोर्ट ले सकते हैं पूरी, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग में या कोई भी और डिटेल में पूछनी है चीज आपको, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स वगैरह है जो क्लियर कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड में सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको अपना सारी चीजें डाल के रजिस्टर, मतलब अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोसेस और भी ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता देता हूँ,
कि यहाँ पे ऑप्शन 1 पे है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। फिर उसके बाद आपको एलपीनेस्ट के वहां पे ऑप्शन आएगा कि अप्लाई फॉर एलपीनेस्ट। एलपीनेस्ट का जो एग्जाम है वो आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। टेस्ट सिटीज आपको कैसे सिलेक्ट करनी है वो आपको यहाँ बताता हूँ। ये टेस्ट सिटीज की ऑप्शन है, यहाँ पे सारी ऑप्शन दे रखी है, तो वहां से आप दे सकते हैं। फिर आपको एलपीनेस्ट का एग्जाम देने जाना पड़ेगा। फिर आपका एलपीनेस्ट का एग्जाम आ जाएगा। वो सारी डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से दोबारा बताता हूँ, ठीक है। तो आपका एलपीनेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू आने के बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट होगी, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको एडमिशन की लास्ट डेट बता दी जाएगी और इस प्रकार आपकी जो पूरी एडमिशन है डन हो जाएगी। तो सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो हर स्टेट में, मतलब इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे हर जगह पे आपको है जो टेस्ट सेंटर देखने को मिल जाते हैं। अगर जैसे आप गुजरात से हैं तो गुजरात में टेस्ट सेंटर, एलपीनेस्ट का टेस्ट सेंटर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत में देखने को मिलेगा। तेलंगाना से है तो हैदराबाद और बांका में देखने को मिलेगा। त्रिपुरा से है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से है तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, ये सारे हैं जो यहाँ से आप आके देख सकते हैं कि आपका जो टेस्ट सेंटर है कहाँ पे है। नियरेस्ट टेस्ट सेंटर आपके रहेगा वो सिलेक्ट करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से भी बता दिया। रजिस्ट्रेशन है 16 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी। लास्ट डेट रहने वाली है 20 नवंबर 2024 और जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है, मतलब एलपीनेस्ट का जो एग्जाम होगा वो 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में होगा। एलपीनेस्ट का जो रिजल्ट है वो 30 नवंबर को आएगा। इंटरव्यू की स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच इंटरव्यू होगा। 6 से 12 दिसंबर के बीच रिजल्ट आएगा। 18 दिसंबर को लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024। तो आई होप मैंने आपके पीएचडी से रिलेटेड एक सारे डाउट्स हैं जो क्लियर कर दिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, सारे लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।